नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो यूपी टेट जुलाई 2026 में पेपर दे रहे हैं, उनके लिए जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, जिसमें आपने हिंदी भरा हुआ है, तो हिंदी के क्वेश्चन आपके यूपी टेट में किस तरह से पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके उपस्थित हैं, आप देखें इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राम ने खाना खाया में ने क्या है। पहला दिया है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज की विशेषता बतलाने वाले, विशेषता बतलाने वाले, विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और कारक चिन्ह जो होते हैं, ये होते हैं कर्ता कारक कर्म को करण से या के द्वारा अपादान से अलग होना, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संबंध का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री, ये सब संबंध। तो अगर इस तरह से कोई वाक्य दिखाई पड़ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे कारक। और यहाँ पे ने पूछा है, देखो कर्ता कारक यहाँ पे दिया हुआ है ने, तो ये क्या है, कारक है। और इस कारक चिन्ह में है भी क्या, ये कर्ता कारक है। ये कर्ता कारक है। क्रिया जो है काम को करने वाला है, काम को करने वाले को क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, तो राम का काम क्या है, दौड़ना। तो दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो ऐसे जो है क्रिया होती है। सर्वनाम का मतलब होता है जिसमें सभी का नाम, सर्व माने सभी, नाम मतलब नाम। ऐसे वाक्य जिसमें सभी का नाम होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ऐसे वर्ड को सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन है पूछा है, ने क्या है, कारक है, कारक में क्या है, कर्ता कारक है। तो एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिला। और यूपी टेट में आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण। पहले विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाले, कई तरह के होते हैं। विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। सुंदर जो है विशेषण है। और ये सुंदर जो विशेषण है, वो सुंदर जो विशेषण है गुणवाचक है। गुण माने होता है इसका जो गुण है, संख्यावाचक, सर्वनामिक, प्रमाण।
देखो, गुण का मतलब होता है ऐसे शब्द जो उसका स्वयं का गुण हो, क्वालिटी। ये सुंदर जो है उसकी गुण है, तो ऐसे को कहेंगे गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में हम कहते हैं उसमें संख्या कोई हो। ठीक है। संख्या दो तरह से होती है, एक को कहते हैं निश्चित और एक को कहते हैं अनिश्चित। एक को कहते हैं अनिश्चित। निश्चित में आपका होगा एक दो तीन ऐसे होगा। अनिश्चित में निश्चित नहीं होगा, कुछ होगा, सम, कुछ, ये सब अनिश्चित में आते हैं। सार्वनामिक विशेषण में, सार्वनामिक का मतलब है जिसमें सबका नाम हो। और ये सार्वनामिक विशेषण दो तरह से होता है, जिसमें सबका नाम हो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक जो विशेषण होता है वो दो तरह से होता है, एक को कहते हैं यौगिक और एक को कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण में दो तरह से होता है, और एक का नाम है आपको सार्वनामिक मौलिक और यौगिक। एक का नाम है मौलिक और एक का नाम है यौगिक। मौलिक का मतलब होता है मूल, जिसमें कोई परिवर्तन न हो। और यौगिक का मतलब होता है रूपांतरण, परिवर्तन। रूपांतरण को हम कहते हैं यौगिक, अमूल में मौलिक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लें। मौलिक में है जैसे है, यह घर मेरा है, तो ये घर के पहले शब्द आया हुआ है यह क्या है, मौलिक है। और यौगिक के लिए अगर खोजा तो हमने लिखा कि ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा आदमी मतलब इसके पहले देखा था। तो ये जो वर्ड है इसको परिवर्तित रूप में बनाते हैं, इसलिए यौगिक। मौलिक में होता है, परिणाम वाचक में होता है, उसका रिजल्ट बताता है। परिणाम में होता है, परिणाम में जैसे 10 कीजू, 20 किलो, ऐसे को हम परिणाम वाचक कहते हैं। तो यहाँ पे जो सुंदरता है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ऐसे ही सवाल आपके यूपी टेट में पूछते हैं, और इसी तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो दूसरे का आया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पे पूछा है लड़का, लड़का का पूछा है बहुवचन क्या होगा। हमसे ये पूछा है यहाँ पे कि लड़का का बहुवचन क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है लड़का का बहुवचन। देखो, वचन जो होते हैं तो ही पढ़ने हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जिससे एक संख्या का बोध होता है, जिससे एक संख्या का बोध माने ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। बहु माने बहुत सारे, जिससे बहुत सारी संख्याओं का बोध होता है, संख्याओं का बोध यानी ज्ञान होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन है और बहुवचन है, दो ही वचन आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है। अब एक वचन में देखिए क्या है, बहुवचन में क्या है। एक वचन बालक, लड़का पूछोगा,
तो लड़का का जो बहुवचन होगा वो होगा लड़के। ए शब्द जुड़ करके जब इसमें ए शब्द जुड़ता है तो क्या हो जाता है, एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जब यहां आ का मात्रा है तो इसमें ए जुड़ेगा, और अगर ऐसा कह दिया जाए बालक, यहां पर अ है तो इसमें क्या जुड़ेगा, आ। बालको, इसका हो जाएगा बालको। अगर बालक का पूछेगा तो बालको, लड़का का पूछेगा लड़के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुवचन का फॉर्मेशन करते हैं। तो लड़कियां होगा नहीं, लड़का होगा नहीं, लड़का तो यहां दिया ही है, लड़कों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पर अ रहता है तो यहां पर आ या ओ जुड़ता है। अगर यहां पे अ है तो इसमें आ जुड़ेगा या ओ जुड़ेगा, और यहां पर देखो आ है तो इसमें ए जुड़ता है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। यहां पर हमने जोड़ लिया। अब आगे देखो, इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, यहां पे पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं। पर्यायवाची को कहते हैं समानार्थी शब्द, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होते हैं पर्याय, और वाची माने बोलना, उसके पर्याय को बोलना पर्यायवाची कहलाता है। जैसे यहाँ पे है कमल का पूछा है, ठीक है, तो कमल का देखो यहाँ पे दिया है नीर। नीर जो है पानी है, नदी जल, जल जो है पानी है। जो कमल का होता है वो होता है पंकज, नीरज, नीरज में जो पानी में रहने वाला, तोयज, अम्बुज, ये सब कमल के पर्यायवाची है। तो पंकज है, नीरज है, तोयज है, अम्बुज है। तो यहाँ पे देखो दिया है पंकज। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है, यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जल का विलोम शब्द पूछा है। विलोम माने होता है विपरीत, उल्टा। यहां पे पूछा है जल का विलोम शब्द। विलोम माने होता है विपरीत, और विपरीत का मतलब होता है उल्टा। तो हमें विपरीत शब्द पूछा है, विलोम शब्द पूछा है किसका, जल का। जल का विलोम शब्द पूछा है प्यास नहीं, जल का थल हाँ, नदी नहीं, सागर नहीं। सागर में पानी होता है, नदी भी पानी है। प्यास, प्यास जो होता है पानी से बुझाई जाती है। लेकिन जल का विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा, थल। आकाश का पाताल, दिन का रात, ये शब्द जो होते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, थल। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन, यहां पर जो पढ़ता है वही पास होता है, इसमें जो शब्द क्या है, कहता है जो पढ़ता है वही सफल होता है, पास होता है। तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम देखो, सब सभी नाम है, सर्वनाम है। अभी सर्वनाम बताए थे जिसमें सभी का नाम होता है,
वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जिनमें सभी का नाम होता है वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम में जो होता है आपका, एक तो संबंधवाचक है, एक तो निजवाचक है। संबंध में क्या होता है? जो होता है तो होता है, यानी इन दो वाक्यों का संबंध होता है। देखो यहां पे लिखा है, जो पढ़ता है वही सफल होता है। इस सफलता किस पे डिपेंड करती है? पढ़ने पे डिपेंड करती है। अगर आप पढ़ेंगे तभी सफल होंगे। अगर ऐसा कंडीशनल वाक्य है तो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वाक्य का इससे संबंध, इसमें जो आएगा वही आएगा, ये सब होते हैं। निज माने स्वयं, जिसमें स्वयं हो, आप हो, ये सब स्वयं। पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, मैं है, हम है, तुम है। और प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क्स तक, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं प्रश्नवाचक। तो यहां पे आपको जो पूछ रहा है, इसमें जो शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहां पे लिखा है, मैं विद्यालय जाता हूं। मैं क्या है? अभी बताए थे कि संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी विशेष वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा इस तरह से दी जाती है, किसी विशेष वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, और रामायण है, महाभारत है, गंगा है, यमुना है, किसी का भी नाम हो वो संज्ञा होता है। ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है। सर्वनाम में क्या होता है? जिसमें सभी का नाम होता है, जिसमें सभी का नाम होता है वो सर्वनाम कहता है। सर्व माने होता है सभी। ठीक है। तो सर्वनाम जो होते हैं वो कई होते हैं। विशेषण माने होता है विशेषता बतलाना, इसे हम कहते हैं विशेषता बतलाना, विशेषता बतलाना। और ये किसकी विशेषता बतलाती है? ये जो या तो संज्ञा की विशेषता बतलाती है या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले एक शब्द को विशेषण कहते हैं। उसमें एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। एक है क्रिया। क्रिया जो काम को कर रहा है, कर्ता काम को करने वाला, और कर्ता जो काम करता है उसी को कहते हैं क्रिया। क्रिया कई तरह से होती है। क्रिया अकर्मक भी होती है, सकर्मक भी होती है। तो यहां पे पूछ रहा है कि मैं क्या कहा? सभी का नाम होता है। इसमें होता है मैं, तुम, वह, वे, ये सब जो आता है वो किसी पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है? सभी का नाम होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है सर्वनाम। तो मैं क्या होगा? एक सर्वनाम हो गया। किसी विशेष वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा जो है आपको 5 प्रकार की होती है। एक का नाम है व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्ति के बाद जातिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, एक होता है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, और एक होती है भाववाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा होती है। खासतौर से इसमें भाववाचक पूछता है। भाव में क्या होता है? जिसे हम महसूस करते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? महसूस करते हैं। इससे क्या होता है?
केवल महसूस करते हैं, यह दिखाई नहीं पड़ता। जैसे हो गया क्रोध, मिठास, तीखा, ये सब जो है भाव होता है। तो जो चखता है ना, उसी को स्वाद होता है कितनी स्वाद है। तो इस तरह से जो ये आपका मय शब्द है वो क्या है, एक सर्वनाम है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखें। ठीक, यहां पर दिया है सत्य का विलोम शब्द। सभी जानते हैं सत्य का विलोम शब्द क्या होगा, असत्य होगा। देखो यहाँ पे असत्य दिया हुआ। मिथ्या मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना और मिथ्या, ठीक है, ये होते हैं। तो इसमें आपको जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, सत्य का विलोम, असत्य, झूठ बोलना, मिथ्या, ठीक है। तो सत्य का जो विलोम होगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 9, गाय किसका लिंग है। अब देखिए लिंग पढ़ते हैं। लिंग माने होता है चिन्ह, इसी से इसकी क्या होती है, पहचान। जो पहचान होती है इसी लिंग से होती है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह का मतलब होता है पहचान। तो जो लिंग होता है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और एक होता है थर्ड जेंडर, नपुंसक लिंग। ये थर्ड जेंडर में आते हैं। इससे पुरुष जाति का बोध होता है, इससे स्त्री जाति का बोध होता है, इससे न पुरुष जाति का बोध होता है न स्त्री जाति का बोध होता है। थर्ड जेंडर में ये लोग आते हैं। तो थर्ड जेंडर में जब आते हैं तो इसमें पुरुष में क्या होता है, जैसे पुरुष जाति का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बहुत सारे आपके हैं। तो इसमें जैसे है राम, सूर्य, क्रोध, ये सब जो है पुल्लिंग में आता है। ऐसा ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, गाय क्या होता है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसमें क्या आता है, ठीक है, इसमें आता है रीति, तिथि, ये सब इसमें आते हैं। और नपुंसक लिंग में ऐसा कुछ रखा नहीं गया, थर्ड जेंडर को रखा गया है। तो ऐसे जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे स्त्री जाति का बोध होता है, इसमें कुछ अपवाद है। जैसे रीति और तिथि में अपवाद भी है। कपि, रवि, ये सब ऐसे ई की मात्रा होते हुए भी यह स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। इनसे पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग। एक क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है, दही, हाथी, पानी, ये सब ऐसे शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग होता है अपवाद में। क्वेश्चन आपसे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा है कि दही क्या है, पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, दही खाया, खाई नहीं, ठीक है ना। तो इससे जो है दही है, हाथी है, पानी है, यह ई की मात्रा होते हुए भी ई की मात्रा वाले इसमें आते हैं, फिर भी यह पुरुष में है। तो कुछ तो इस तरह से होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक लिंग होते हैं। यहां पर हमसे पूछा है गाय। देखो गाय वैसे भी कहते हैं गाय हमारी माता है। तो माता है तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। गाय हमारी माता है तो गाय क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, सीधी सी बात है। अब आगे फिर देखेंगे हम।
अब आगे आ गया क्रिया। आगे जो है वो है क्रिया। ठीक है। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है ये देखना है, और उसमें आपको एग्जाम्पल सहित बताया जाएगा क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। सबसे पहले देखना है क्रिया। क्रिया से किसी काम के करने का बोध होता है। इस क्रिया से किसी के काम करने का बोध होता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। कर्ता का इस पे प्रभाव होता है, कर्ता और क्रिया में संबंध होता है, इसलिए क्रिया इंपॉर्टेंट है। क्रिया जब हम कहते हैं तो एक कहते हैं सकर्मक क्रिया, एक का नाम है अकर्मक क्रिया, और एक का नाम है द्विकर्मक क्रिया। देखो सकर्मक में स जुड़ा है, स का मतलब होता है सहित, स का मतलब सहित, जिसमें क्रिया जो है कर्म के साथ जुड़ी हो। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के साथ जुड़ी होती है, कर्म के साथ जुड़ी होती है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे राम फल खाता है। राम जो है ये संज्ञा है, किसी का नाम है। खाना जो है क्रिया है, और ये फल जो है कर्म है। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया जो है अगर कर्म के साथ जुड़ी होती है तो सकर्मक कहते हैं। स माने सहित, कर्मक माने। जैसे आपको यहां पे दिखाया, देखो यहां पे अकर्मक है। अ का मतलब होता है नहीं, कर्मक माने कर्म। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, सीधे कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता नहीं होता है। जैसे राम खाता है, ये खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है। ये हो गया कर्ता और ये हो गया क्रिया, इसमें कर्म नहीं होता है। कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया कहलाता है। द्विकर्मक, द्वि माने होता है दो, कर्मक माने काम, जिसमें दो काम जुड़े होते हैं द्विकर्मक कहलाते हैं। जैसे पढ़ी पढ़ाई जाए, जैसे पढ़ी पढ़ाई जाए, पढ़ना और पढ़ाना दो काम है। जैसे सुनी सुनाई जाए, यहां पे काम है सुनना और फिर सुनाना, दो काम जहां आते हैं वो द्विकर्मक कहलाता है, और इस तरह से होता है। यहां पर आपसे पूछा है चलना, वह चलता है, तो अगर वो चलना है
तो चलना में क्या है, कर्म नहीं है, ओनली ये क्रिया को व्यक्त करता है, और क्रिया को व्यक्त करता है तो क्या होगा, यह अकर्म, देखो सकर्मक ये सब बता दिया, तो इसे कहते हैं अकर्मक। चलना एक अकर्मक क्रिया है। समझ में आ गई बात? अब फिर आगे चलते हैं। दूसरा लिखा है राम ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया क्या है? ठीक है, देखो यह है कर्ता, यह है क्रिया, यह है कर्म, करता है, क्रिया है, कर्म है, और यह है कारक, और ऐसा कारक है, और इसे कहते हैं कर्ता कारक। काम को करने वाला होता है, इसे हम कहते हैं कर्ता कारक। काम को करने वाला कारक होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। हमसे पूछा है लिखना क्रिया क्या है, तो देखो लिखा, लिखा शब्द क्या है, क्रिया है, तो ऑप्शन ए पर ऐसे निशान लगा देना था। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी। कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, मुहावरा का अर्थ का है, ये मुहावरा है, और सुने होंगे अपने व्यवहारिक में कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, यानी न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी का मतलब होता है न्याय करना। जब कहीं झगड़ा होता है या भ्रम होता है, तो हम कहते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, और न्यायालय के सामने कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब है कि न्याय करना। देखो यहां दिया है अंधों में काना राजा, का अर्थ है सब अंधे हैं, तो उसमें काना जो है राजा हो गया। अंधे का मतलब जिसको दिखाई नहीं पड़ता, और सब अंधे ही हैं जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, तो जिसको कम दिखाई पड़ता है वही क्या होता है, राजा होता है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं, यहां पे लिखा है कम योग्य लोगों में थोड़ा योग्य व्यक्ति, सब लोग अयोग्य हैं, उसमें थोड़ा सा योग्य व्यक्ति है, वो क्या हुआ है, अंधों में काना राजा है। अब आगे देखें फिर हम लोग, विद्या शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहले हम लोग जो है संधि पढ़ते हैं, और संधि पढ़ने के पहले हम वर्ण और वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्ण और वर्णमाला पढ़ते हैं। पहले वर्ण पढ़ते हैं, फिर वर्णमाला पढ़ते हैं, इसमें स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, दो पढ़ते हैं। आप पढ़े हैं अ, आ, ई, उ, ए, औ, इसमें पढ़े हैं क, ख, ग, घ, ऐसे पढ़े हैं। तो स्वर है, व्यंजन है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसी के बाद पढ़ते हैं संधि। संधि जो है इसी वर्ण के बेस पर होता है। तो एक को कहते हैं, देखो यहां स्वर है तो उसका नाम है स्वर संधि, यहां पर देखो व्यंजन है तो एक का नाम है व्यंजन संधि, और एक का नाम है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, एक का नाम है विसर्ग संधि। तो ये तीन संधियां हैं, इसके भी 5 टाइप हैं, इसके भी टाइप हैं। ये एक लंबा टॉपिक है जो 1 घंटे 1.5 घंटे का है। पहले आपको वर्ड समझाना पड़ेगा, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, फिर आपको संधि में स्वर संधि कौन है, 5 प्रकार की ये है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है, तो ये सारी चीजें जो है आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए एक लंबा टाइम मिलेगा।
और उसमें हम आपको समझाएंगे कि वर्ड क्या होते हैं, संधि क्या होते हैं। 2 टॉपिक का एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं, विद्या शब्द का संधि विच्छेद करता है। पहले संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि का जो है ब्रेक होना, विच्छेद माने होता है टूटना। जैसे वो बना हुआ था उसी हिसाब से टूटना संधि विच्छेद कहलाता है। विद्या जो होता है विद प्लस या विद्या हो गया, यहाँ द आधा द और य विद या शब्द हो जाता है, विद्या हो जाता है। ये वाला द होता है, ये वाला द और ये य मिल करके विद्या हो जाता है। तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इसका टेंशन मत लें आप। चलो, विद्यालय में कौन सा समास है दिखाई पड़ रहा है? चलो आप सब थोड़ा और ऊपर किया जाए, यहाँ पे विद्यालय में कौन सा समास। अब यहां समास की बात आ गई। देखो, समास कहते किसे कहते हैं? पहले समास किसे कहते हैं? तो या तो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और एक है समास विग्रह। जिस नियम और कानून से समास बना था, जिस नियम और कानून से समास बना था, उसी नियम कानून से अलग होना, उसी नियम कानून से अलग होना, अलग होना समास विग्रह कहलाता है। तो कभी कभी समास भी पूछता है, समास विग्रह भी पूछता है। अब जो है, समास कितने प्रकार के होते हैं और इसकी पहचान कैसे होती है? समास जो है आप देखेंगे तो इनकी पहचान भी देखते हैं। समास की पहचान देखते हैं। इसमें एक आता है पूर्व पद और एक आता है उत्तर पद। पूर्व माने होता है पहले और उत्तर माने बाद में। 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, मेन होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु, तीनों में से हो सकता है। कर्मधारय या द्विगु समास, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों नहीं होगा। तीसरा, जिसका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व माने क्या होता है जानते हैं? झगड़ा, मनमुटाव। और द्वंद्व 2 आदमी होते हैं। द्वंद्व तभी होगा जब दोनों बराबर के हों। देखते हैं रोड पे चलते हैं, कभी कोई गाड़ी से थोड़ी सी टक्कर टच कर गई, दोनों लोग आमने सामने आ जाते हैं द्वंद्व करने।
द्वंद इसलिए करते हैं कि दोनों इक्वल है, पावर में इक्वल है। कोई कहता है हम इक्वल, हमारे पास इतनी पावर है, वो कहता है हमारी, इसलिए द्वंद होता है। जहां पे दोनों पद प्रधान हो गए, देखिए यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। जहां पे दो आदमियों में झगड़ा होता है, दोनों तब होता है जब दोनों मेन होते हैं, तभी द्वंद समास होता है। इसके बाद जो है, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, जिसका कोई पद प्रधान न हो, बल्कि वो क्या करे, तीसरे की ओर संकेत करता है, तो ऐसे समास को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से हम समास को पहचानते हैं। अब जो है यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, विद्यालय में कौन सा समास होगा। यहां पर देखो तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद है, बहुव्रीहि है। तो देखो द्वंद बताएं जिसमें दोनों प्रधान होता है, यहां पर ही नहीं है, ठीक है। कर्मधारय, कर्म का उसका काम ही है धारण करना, नहीं है। बहुव्रीहि, तीसरे की ओर संकेत करना, ये भी नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास आएगा। तत्पुरुष समास में कारक होते हैं, अभी बताए, कर्ता कारक ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान। तो अब जो है इस विद्यालय में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहां पे जितना आपको समझाए उसमें से कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास दिखाई पड़ेगा, ठीक। अब फिर आगे देखते हैं, समास का एक और एग्जांपल यहां पे है। ठीक नीचे दिया है, राजपुत्र में कौन सा समास होगा। देखो राजपुत्र जो है ये होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। जो ये राजा है और जो ये पुत्र है, इसमें क्या है, संबंध है। इसमें क्या है, संबंध है। इसीलिए राजपुत्र में कौन सा संबंध होगा, और संबंध जो है यह कारक है। और संबंध में क्या होता है, संबंध कारक में होता है उसमें का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। इस तरह से जब शब्द आते हैं दो वाक्यों के बीच में, जब इस तरह से शब्द आते हैं तो क्या होते हैं, संबंध। देखो राजा का पुत्र है तो यह क्या होता है, संबंध। और ऐसे को कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिसमें आपको यहां पे आ गया संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिससे ये है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको यहां पे दिखाई पड़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, न्याय नीति, न्याय नीति में कौन सा समास है, यही समास है। न्याय और नीति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। एक पूछा था भूखंड, भूखंड में कौन सा समास है, यही तत्पुरुष समास है। कैसे, जैसे ये भूमि है और इसका हमने दो खंड किया, एक पार्ट ये किया, दूसरा पार्ट ये किया, तो जो ये खंड हमें दो मिला वो पूरे का ही मिला, तो इस पूरे का इन दोनों में संबंध है। तो ऐसे क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष समास के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछते हैं, इसे कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। एक पूछा है सज्जन का विलोम, ठीक है। अगर आदमी सज्जन है, पूछ रहा है कि सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा। देखो सभी जानते हैं सज्जन माने सीधा साधा आदमी होता है, और दुर्जन, सज्जन का दुर्जन होता है, मित्र का जो है शत्रु होता है, अच्छा का बुरा होता है, सरल का कठिन होता है।
मित्र का शत्रु होता है विलोम शब्द, अच्छा का बुरा होता है, और सरल का कठिन। ठीक है, तो सज्जन का क्या आ गया? दुर्जन आ गया। अगला फिर सवाल देखते हैं हम लोग। यहां पे पूछ रहा है नदी का, ओ, नदी का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची क्या है? सरिता है, पर्वत है, सागर है, बादल है। तो नदी का जो पर्यायवाची है वो सरिता होता है, पर्वत पहाड़ का है, सागर और बादल ये सब नहीं। अगला पूछा है पुस्तक का बहुवचन है। अभी बताए थे यहां पर अ है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे अ है, तो पुस्तक का जो बहुवचन होगा वो आपको पुस्तक, अ है तो इसमें ए जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? पुस्तकें। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आएगा, पुस्तक का पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 2020। काला स्त्रीलिंग पूछा हुआ है। काला का स्त्रीलिंग पूछा है, तो काला का स्त्रीलिंग क्या होगा? काली। देखो ऐसे दो दिया हुआ है, दोनों एक ही है, दोनों में से कोई एक मिला दो। सूरज का पर्यायवाची शब्द पूछा है। सूरज का जो पर्यायवाची शब्द पूछा है, सूरज का क्या होता है? रवि। रवि माने भी होता है सूरज। जल, बादल, चंद्र, चंद्र जो है चंद्रमा का है, तो इसलिए सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रवि होगा। आगे फिर जो है आपसे विलोम शब्द पूछा है। आगे पूछा है विलोम शब्द, पूछा है निडर का विलोम शब्द क्या है? निडर जो डरने वाला न हो, यही बात है ना। निडर जो है जो डरने वाला न हो, तो ये साहसी, ये भी निडर का पर्यायवाची है, ये तो पर्यायवाची है इसका। निडर माने का विलोम शब्द होगा डरपोक। डरपोक माने जो डरने वाला हो, और निडर मतलब जो डरने वाला ना हो, साहसी भी होता है, वीर भी होता है, बलवान भी, सब इसी निडर का है। लेकिन डरपोक इसका उल्टा है। वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज शब्द क्या है? यहाँ पे तेज है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। देखो ये क्रिया है, ठीक है। वह सर्वनाम है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। और ये दौड़ने की विशेषता बतलाता है। यह एक विशेषण शब्द है, तेज दौड़ता है। और ये विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। तेज में कैसा है? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये दोनों शब्द विशेषण है, खास तौर से ये क्रिया का विशेषण है, विशेषता बतला रहा है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण शब्द कहेंगे। तो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
24 और क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे उपसर्ग है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। देखो उपसर्ग किसे कहते हैं, जब किसी सार्थक शब्द में कोई शब्दांश जुड़ता है। शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का अंश, अंश का मतलब टुकड़ा। जब किसी सार्थक शब्द में शब्दों का अंश जुड़ता है, शब्दों का, तो इस सार्थक शब्द के अर्थ को बदल देता है, इसके अर्थ को बदल देता है। तो ये जो शब्द हैं इन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार, हार माने होता है हारना, और एक होता है गले का हार। अगर इसमें हमने प्र जोड़ दिया तो ये होता है प्रहार, इसमें आ जोड़ दिया आहार, ठीक है। इसमें उप जोड़ दिया उपहार। इस तरह से इसके जो अर्थ और शब्द एक ही हैं, लेकिन अर्थ जो है बदल गए इसके लगाने से, इसको हम कहते हैं उपसर्ग। इसी का नाम है उपसर्ग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अनुचित में हमसे उपसर्ग पूछा है, तो हमें ये शब्द देखना है अन प्लस उचित, अनुचित। यहाँ पे जो शब्द होगा सार्थक शब्द होगा, इसमें आएगा अन प्लस उचित अनुचित। जो अन शब्द लगा है, यह क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। अब प्रत्यय वाली बात देखें। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है कि कोई अगर सार्थक शब्द है और उसके बाद में कोई शब्दांश लगता है, तो इस सार्थक शब्द के क्या होता है, अर्थ को बदल देता है। जब इसके अर्थ को बदल देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इस शब्दांश को हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे लेख होता है, लेख इससे निबंध, और जब इस लेख में अक जुड़ता है तो हो जाता लेखक। लेखक माने लिखने वाला, तो इसका अर्थ बदल गया। और इसीलिए ईमान और दार में पूछ रहा है कौन सा समास है। देखो यहां पे दिया है ईमान प्लस दार बन गया ईमानदार, ईमानदार। तो देखो दार शब्द जो लगा है वो क्या है, प्रत्यय है। ये क्या है, इसे हम कहते हैं सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द में जब बाद में लगता है तो वो प्रत्यय कहलाता है, और पहले लगता है उपसर्ग। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारी चीजों को कवर कर लिया। क्या वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सारी चीजें कवर किया। तो अगर इतना भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो गारंटी के साथ आप यूपी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तब तक फिर हम लोग सभी लोग फिर मिलते रहेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।